दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इसके फैक्ट टीवी में। तो दोस्तों आज हम आपको माउंट एवरेस्ट की कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपको न अपने कानों पर विश्वास होगा न ही अपने आंखों पर। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। इससे पहले यदि आप इस जानकारी को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा और आपका वीडियो देखना ऐसे ही बेकार हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताते हुए इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताया है। यह माउंट एवरेस्ट की पुरानी मान्य ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। लिखित संदेश में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा है, इस ऐतिहासिक मौके पर दोनों देशों के सर्वे विभाग की ओर से संयुक्त तौर पर मापने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैं माउंट एवरेस्ट सागरमाथा चोमोलोंगमा की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर मान्यवर के आपके साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संयुक्त रूप से घोषित करते हुए मैं खुश हूँ। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं। यह इन दोनों ही देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। नेपाल और चीन के सर्वे टीम ने अलग अलग एवरेस्ट की ऊंचाई नापी है। अब तक चीन एवरेस्ट की ऊंचाई दुनिया भर में मान्य इसकी ऊंचाई को नहीं मानता है और इसे 4 मीटर कम करके आंकता रहा है। अभी तक जो मान्य ऊंचाई है उसका निर्धारण ब्रितानी राज्य में भारतीय सर्वे विभाग की ओर से किया गया था। 2017 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने की शुरुआत नेपाल की ओर से शुरू की गई थी। 2015 में आए भूकंप के बाद इसे मापने का फैसला किया गया था, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि भूकंप का दुनिया के इस सबसे ऊंची चोटी पर भी असर पड़ा है। कई बार इस चोटी का माप लिया जा चुका है, लेकिन नेपाल में पहली बार इसे मापने का काम किया गया। बाद में चीन ने भी इसकी नपाई शुरू की और नेपाल और चीन ने अपने डेटा शेयर किए और संयुक्त बयान जारी कर अपने महत्वपूर्ण नतीजे जारी किए। इस पर नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और शी जिनपिंग ने 2019 में हस्ताक्षर किए। अब इसके एक साल बाद दोनों ही देशों ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। 2019 के बसंत में 2 सर्वेक्षक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। आमतौर पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने का अनुभव जैसा समझा जाता है उससे अलग होता है। ज्यादातर लोग एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते पहुंचते मानसिक और शारीरिक तौर पर सुस्त पड़ जाते हैं। खिमलाल गौतम के नेतृत्व में पहुंची टीम को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर मानसिक और शारीरिक तौर पर सुस्त पड़ने पर भी काम करना था। गौतम ने बीबीसी को बताया कि सबसे ऊंची चोटी को मापना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए चोटी पर पहुंचना बस शुरुआत था। उनकी टीम ने एवरेस्ट की चोटी को 2 घंटे तक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से माप ली। यह उपकरण नेपाल में अलग अलग जगहों पर दूसरे 8 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ तालमेल मिलाते हुए काम करता है। सैटेलाइट नेटवर्क के आधार पर जीपीएस एंटीना वास्तविक स्थिति को रिकॉर्डिंग करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर पीटर हाले मोलनार कहते हैं कि जीपीएस की मदद से कोई पृथ्वी के केंद्र से 1 सेंटीमीटर या उससे कम की अनिश्चितता से ऊंचाई को माप सकता है। यह समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं एवरेस्ट के मामले में, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर द्रव्यमान के अलग अलग वितरण की वजह से व्यवहारिक रूप से समुद्र तल से ऊंचाई एक जैसी नहीं होता। गौतम बताते हैं कि इसलिए यह सबसे संभावित ऊंचाई होती है, लेकिन हमने जिस तकनीक को अपनाया हमारा दावा है कि यह अब तक की सबसे सटीक ऊंचाई है। इस सर्वे की सबसे अहम बात यह है कि सर्वे की टीम ने डेटा इकट्ठा करने के लिए उस वक्त का इस्तेमाल किया जिस वक्त पर ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े इकट्ठे किए जा सकें। गौतम बताते हैं, पहले किए गए दूसरे सर्वे के विपरीत इस बार एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए हमने 3 बजे सुबह का वक्त चुना ताकि दिन के वक्त सूरज की रोशनी से बचा जा सके और गलती को गुंजाइश कम से कम हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर राजर बिहाल में लंबे समय से इस क्षेत्र के में सर्वे के काम से जुड़े रहे हैं। उन्होंने बीबीसी नेपाली सेवा से कहा, नेपाल के सर्वेक्षकों ने गुरुत्व बल और समुद्र तल दोनों का इस्तेमाल करते हुए सटीक डेटा का इस्तेमाल किया है। पिछले सर्वेक्षकों के पास ये डेटा उपलब्ध नहीं थे। गौतम के मुताबिक एवरेस्ट को लेकर जो आंकड़े इस सर्वे में पेश किए गए हैं सबसे अधिक सटीक हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के तकनीक
इस्तेमाल किए गए हैं। पुराने समुद्र तल वाली पद्धति के अलावा इसमें आधुनिक GPS तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रोफेसर राजर के मुताबिक 1857 में समुद्र तल की माप कराची और कलकत्ता में 1 महीने तक की गई थी। इसके आधार पर बिहार और भारत में कई जगहों पर ऊंचाई मापी गई। चीन ने इससे पहले 1975 और फिर 2005 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी। चीन ने एवरेस्ट की ऊंचाई तब 8,844.43 मीटर बताई थी। इसमें उसने स्नो कैप को शामिल नहीं किया था। इस बार उसने इस ऊंचाई में स्नो कैप को शामिल किया है। हिमालय की उत्पत्ति 5 करोड़ वर्ष पूर्व कई भूकंपों की वजह से हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अर्थ साइंस के प्रोफेसर माइक सियरले के मुताबिक 2015 में भूकंप के दौरान नेपाल उत्तर दक्षिण की ओर हिमालय के देशांतर पर 1 मीटर तक खिसक गया है। काठमांडू घाटी के उत्तर की पहाड़ियां 1 मीटर तक उठ गई हैं। नेपाली अधिकारियों ने बताया है कि इस बार की नाप में स्नो कैप को शामिल किया गया है। इस पर प्रोफेसर माइक सियरले कहते हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर हर मौसम में कई मीटर की ऊंचाई वाले स्नो कैप में अंतर आ जाता है। मौसम के दौरान स्नो होने वाली बर्फबारी की वजह से 2 से 3 मीटर तक स्नो कैप बढ़ जाता है। हालांकि आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवा इसे तुरंत नष्ट कर देती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आपको रोजाना ऐसी जानकारी प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी यह जानकारी पता चले।